करंट अफेयर्स के डेली टॉप 10 में बहुत बहुत आप सबों का स्वागत है। और हम जीएस जर्नी के नियमित एपिसोड करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण सवालों के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं। शुरुआत करने से पूर्व हम उस प्रश्न का उत्तर जानते हैं जो पिछले दिन आपके सामने रखा गया था और ये जानने का प्रयास किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय उल्लू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। और कई लोगों ने इसका उत्तर दिया कि 4 अगस्त को मनाया जाता है और बिल्कुल सही उत्तर है कि अंतर्राष्ट्रीय उल्लू दिवस 4 अगस्त को मनाया जाता है। अब आज के लिए आपके समक्ष सवाल है, जैसा कि हम सब जानते होंगे कि 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा के ऊपर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया। क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। हिरोशिमा के ऊपर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया। आपको बताना ये है कि परमाणु बम जो अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा पर गिराया गया उसका नाम क्या था, यानी किस परमाणु बम को 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर ड्रॉप किया। अब हम चलते हैं, अब देखते हैं आज के जो नियमित 10 सवाल हैं उसको देखते हैं। नियमित 10 सवाल में पहला है, चर्चा में जानती होंगे अभी ईरान रहा है और यहाँ ईरान में भारत ने अगस्त में एक अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। आपको बताना है कि ईरान में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं। विकल्प आपके लिए है विश्वेश नेगी, गद्दम धर्मेंद्र, सौरभ कुमार, रुद्र गौरव श्रेष्ठ, और सही आंसर है इसका विश्वेश नेगी। यानी विश्वेश नेगी ईरान में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। विश्वेश नेगी इससे पहले विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे, यानी कि ईरान के राजदूत बनने से पहले विश्वेश नेगी विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव पर कार्यरत थे। इन्होंने गौरव श्रेष्ठ का स्थान लिया है और गौरव श्रेष्ठ अब कहाँ चले गए? तुर्की के राजदूत बन गए। यानी ईरान के जो भारत के राजदूत थे गौरव श्रेष्ठ, अब उनको तुर्कीये मतलब अब यह तुर्कीये लिखा था, तुर्कीये का राजदूत बना दिया गया है और विश्वेश नेगी को उनके स्थान पर ईरान का राजदूत बना दिया गया है। अभी जैसा कि हम लोग जानते होंगे पश्चिम एशिया में भारत ईरान के बीच जो चाबहार पोर्ट है, इसके कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिहाज से यह बेहद अहम मानी जा रही है। उनकी यह नियुक्ति जो भारत ईरान के बीच जो चाबहार पोर्ट है उसके कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिहाज से विश्वेश नेगी की नियुक्ति को इनकी नियुक्ति की अभी हाल में चर्चा है। रुद्र गौरव श्रेष्ठ का ईरान के राजदूत के रूप में कार्यकाल रहा 2023 के मई से 2026 के अगस्त तक यानी कि अगस्त की शुरुआत तक। दूसरा सवाल आपके लिए है, अगस्त 2026 में किस प्रशांत महासागरीय द्वीप देश ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नाउएरो कर लिया है? रिपब्लिक ऑफ नाउएरो कर लिया है। कौन सा देश है जो प्रशांत महासागर का यानी प्रशांत महासागर का एक द्वीप है और उसने अपना आधिकारिक नाम बदल करके रिपब्लिक ऑफ नाउएरो कर लिया है? विकल्प आपके लिए गिलबर्ट आइलैंड्स, नौरू, एलिस आइलैंड्स और न्यू हेब्राइड्स, और सही आंसर है इसका नौरू। आप यहीं से थोड़ा सा अगर देखें नाउएरो और यहाँ है नौरू, ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि इसका नाम वास्तव में नाउएरो ही था। तो नाउएरो को यूरोप वाले को बोलने में परेशानी होती थी, तो नाउएरो बोलने में उनको जो दिक्कत हो रही थी इसलिए उसने नौरू नौरू कह करके पुकारा जाने लगा। जब नाउएरो ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा हुआ तो उसके द्वारा ही इसका नाम बदल करके नौरू रख दिया गया था। अब उसका नाम फिर से यानी यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने इसका नाम नौरू रखा था, अब उसका नाम बदल करके फिर से नाउएरो रिपब्लिक ऑफ नाउएरो रख दिया गया है। और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कोड जो NRU था नौरू के कारण, अब उसे बदल करके नाउएरो के कारण NRO कर दिया गया है। और अब नागरिकों को नौअरुम के बजाय लिखा जाना होगा देई नाउएरो के नाम से जाना जाएगा। यानी अब वहाँ के जो नागरिक जिनको कि
कहा जाता था नौओरुन, ये पूर्व में यानी नागरिक को कहा जाता था। अब कहा क्या जाएगा, नया नाम हो जाएगा देई ना ओएरो। क्या ध्यान में रखना है, नाम पहले से ही ना ओएरो थी था, अब उसे नौरू कहा जाने लगा था। एक क्वेश्चन इससे यह भी बनता है कि नौरू किस महासागर का द्वीप है, तो उत्तर ध्यान में रखना है, प्रशांत महासागर का द्वीप है। अगला सवाल है 2026 में इंडिगो एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार संभाला है। इंडिगो जो एक एयरलाइंस सेवा है उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडिगो के राहुल भाटिया, रोनोजॉय दत्ता, विली वॉल्स और ग्रेगरी टेलर। और सही आंसर है इसका बिली वॉल्स ने इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ का पद संभाला है। ये बिली वॉल्स पीटर एल्बर्स का स्थान लेंगे। 2026 में उनके अचानक पद से इस्तीफा देने के कारण यह पद खाली हो गया। कंपनी के प्रमोटर राहुल भाटिया अंतरिम तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। विली वॉल्स पूरा नाम है विलियम मैथ्यू वॉल्स के पास एविएशन सेक्टर में 40 से अधिक वर्षों का अनुभव है, यानी उड़ान जगत में। इंडिगो में शामिल होने से पहले 31 जुलाई 2026 तक इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के महानिदेशक के रूप में बिली वॉल्स ने कार्य किया है। इंडिगो एयरलाइंस अपने अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के विस्तार और परिचालन दक्षता को और अधिक मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, ऐसा लक्ष्य इंडिगो का है। 2026 में किस राज्य सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में बाल अनुकूल कहने का अभिप्राय बच्चों के लिए जो अनुकूल गांव है, यानी बच्चों के विकास के लिए जो अनुकूल दशा है, इसको स्थापित करने के लिए एक व्यापक नियमावली विकसित की है। विकल्प आपके लिए महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, कर्नाटक। और बच्चों के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए बाल अनुकूल गांव स्थापित करने के लिए व्यापक नियमावली कर्नाटक के द्वारा विकसित की गई है। कर्नाटक जहां कांग्रेस की सरकार है, उसने एक गांव में पहले इसका प्रयोग किया और गांव का नाम था हलनय कानहल्ली गांव ने पहले इस प्रयोग को किया। यह बेंगलुरु शहरी जिले के करीब में है और वहां केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बाल हितैषी गांव की श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 75 लाख रुपए की नगद पुरस्कार उसे सम्मानित किया गया। और इसी गांव की प्रेरणा से, यानी हलनय कानहल्ली गांव की प्रेरणा से कर्नाटक सरकार ने यह प्रयास किया कि एक ऐसी नियमावली बनाई जाए ताकि बच्चों के लिए गांव अनुकूल हो। कर्नाटक के अब्दुल नजीर सब राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान द्वारा इसे तैयार किया गया है। नियमावली में पंचायत अधिकारियों, अध्यक्षों, सदस्यों, स्कूल शिक्षकों और पुलिस अधिकारियों के लिए व्यवस्थित दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जैसा कि हमने कहा, सफलता के मतलब इस प्रकार से ध्यान में रखना है कि बच्चों के लिए बाल अनुकूल गांव के लिए एक विशेष नियमावली तैयार करने का निर्देश कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। डाक विभाग ने किस भारतीय कलाकार की शताब्दी वर्ष पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते होंगे, डाक टिकट, स्मारक डाक टिकट यानी स्मृति में, सम्मान में दिया जाता है। और आपको अब ये बताना है कि इनके जन्म शताब्दी पर, भारतीय कलाकार जिनकी जन्म शताब्दी पर यह डाक टिकट डाक विभाग के द्वारा जारी किया गया है, नैनो गुप्ता, सतीश गुजराल, नंदलाल बोस और सत्यजीत रे। और सही आंसर है इसका सतीश गुजराल के जन्म शताब्दी वर्ष पर डाक विभाग के द्वारा यह डाक टिकट जारी किया गया है। 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ₹5 का एक विशेष स्मारक डाक टिकट। और कब जारी किया गया है? 3 अगस्त का। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि कितने रुपए का जारी किया गया है, तब ₹5 का। किस तिथि को जारी किया गया है? तो 3 अगस्त को जारी किया गया है। उनके द्वारा साल 2010 में बनाया गया एक दुर्लभ आत्मचित्र अंकित है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल 4 ही आत्मचित्र बनाए थे।
4 अगस्त से 9 अगस्त 2026 तक उनके डाक टिकटों और कलाकृतियों की एक विशेष प्रदर्शनी नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में लगाई जाएगी। दिल्ली के बीकानेर हाउस में एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी और उसके बाद इनके यानी सतीश गुजराल 100 ए सेंचुरी एग्जीबिशन आयोजित, यानी इसका जो नाम प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके अलावा जो है गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में एक भव्य एस्ट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी वही जिसका नाम होगा सतीश गुजराल 100 साल सतीश गुजराल के पूरे हुए ए सेंचुरी एग्जीबिशन। तो ध्यान में रखना है, सतीश गुजराल के नाम पर 3 अगस्त 2026 को भारतीय डाक विभाग ने एक 5 रुपये का टिकट जारी किया है जो कि एक स्मारक टिकट है। स्मारक टिकट यानी उनकी स्मृति में किया जाने वाला टिकट है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में डेविड डिक्सन पुरस्कार खेल भावना के लिए, अच्छे प्रदर्शन के लिए और साथ साथ खेल में जो अनुशासन है इन सबों को ध्यान में रख करके दिया जाता है। तो इस बार जो अभी राष्ट्रमंडल खेल 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच संपन्न हुआ, इस 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच संपन्न राष्ट्र खेल में डेविड डिक्सन पुरस्कार मिला मेलानी वुड्स को। इनको मिला है मेलानी वुड्स जो एक पैरा एथलीट हैं। इनको ये स्कॉटलैंड की हैं और इनके खेल भावना को देखते हुए यह पुरस्कार उनको मिला है। मेलानी वुड्स ने सबसे खास बात है T54 1500 मीटर रेस के दौरान इस पैरा एथलीट के सामने यानी एक दुर्घटना हो जाती है जिससे कि गोल्ड मेडल इनको प्राप्त नहीं होता है। यानी स्वर्ण पदक से इनका जो पहले स्वर्ण पदक था उनको रद्द कर दिया गया, यानी घोषणा करके और तब स्वर्ण पदक रद्द कर दिया गया। लेकिन ये अनुशासन का परिचय देते हुए विरोध करने के बजाय इसे स्वीकार लेती है। ये बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है कि आप तुरंत किसी सिस्टम का विरोध करने लगते हैं तो आप इसको देख सकते हैं कि इन्होंने इसको स्वीकार लिया और इनका जब गोल्ड मेडल रद्द हो गया इसको इन्होंने स्वीकार लिया। लेकिन उसके बाद आप देखते हैं सम्मानपूर्वक स्वीकार करने के 40 घंटे के अंदर ही दोबारा हुई रेस में यानी दूसरी जो रेस हुई उसमें उन्होंने गेम्स रिकॉर्ड बनाकर, देखिए कितना अपने आप को उन्होंने सेल्फ मोटिवेट किया कि 40 घंटे के अंदर दोबारा फिर से एक नया गोल्ड लिया। इसके बाद फिर उसके कुछ देर बाद 400 मीटर T54 रेस में भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया और इस तरह से एक गोल्ड मिस करने के बाद 2 गोल्ड प्राप्त किया, डबल गोल्ड का डबल पूरा किया। और सोचे तो इस कारण से ही इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जैसा कि हमने कहा कि यह खेल भावना के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार होता है जिसकी शुरुआत वर्ष 2002 से हुई। तो मेलानी वुड्स ने जो खेल भावना का शानदार परिचय दिया है इसके लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ब्रिक्स के देशों के द्वारा ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का जो यह संगठन है ब्रिक्स, उसके देशों के द्वारा BRICS ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के द्वारा जो अभी भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? वियना, नई दिल्ली, मॉस्को, हैदराबाद। और सही आंसर है इसका भारत के हैदराबाद में इसकी बैठक हुई है। उद्देश्य स्पष्ट है, 4 से 5 ध्यान में रखना है, कहाँ आयोजित नहीं बल्कि हो चुकी है, आयोजित हुई 4 से 5 अगस्त को हुआ। और जिस थीम से यानी इसका जो विषय था वह था स्थिरता, नवाचार, सहयोग और सुस्थिरता का निर्माण, यानी बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस, इनोवेशंस, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। यानी ध्यान में रखेंगे स्थिरता, नवाचार, सहयोग और सुस्थिरता का निर्माण के तहत आयोजित यह बैठक की गई। इसका उद्घाटन भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव रचना शाह ने किया। साथ ही संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक भी आयोजित हुई। बैठक में भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने, सीमा पार भ्रष्टाचार को रोकने, चोरी की गई संपत्तियों को त्वरित बरामदगी, प्रत्यर्पण और फिनटेक और डिजिटल संपत्तियों से जुड़े जोखिमों को कम करने पर विशेष चर्चा की गई। अगला सवाल है और 8वां है, भारतीय रिजर्व बैंक
कि नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना नया कार्यकारी निदेशक किसे, रविशंकर, इंद्रनली भट्टाचार्य, श्रीमती मोनिशा चक्रवर्ती और सोनाली सेन गुप्ता। और इस तरह से ध्यान में रखेंगे आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक मतलब नियमित स्थिर नहीं है, यानी कि अभी इनको निदेशक के तौर में नियुक्त किया गया है। श्रीमती मोनिशा चक्रवर्ती बने हैं, नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। इनके पास केंद्रीय बैंक के साथ काम करने का 30 वर्षों से अधिक का लंबा अनुभव है और बैंकिंग लोकपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा विभाग, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग का कार्यभार इससे पूर्व में आप संभाल चुकी हैं, यानी मोनिशा चक्रवर्ती ने इससे पूर्व में ये काम किया है। और आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में भी कार्यरत रह चुकी हैं, यानी कार्य कर चुकी हैं। अगला सवाल है, आज का 9वां सवाल है, नोटो वार्षिक रिपोर्ट 25-26 के अनुसार मृत अंगदान के मामले में, मृत अंग मतलब जब आदमी मर जाता है तो ठीक बाद, यानी मरने के साथ सारे अंग नहीं मरते, कुछ अंग ऐसे होते हैं जो कुछ समय तक जीवित रहते हैं। तो जो लोग सब पहले से दान कर चुके होते हैं, चाहे वो आँख हो, किडनी हो या अन्य अंग हो, जो दान कर चुके होते हैं, तो उनके मरने के बाद निकटवर्ती जो संस्थान सब है उनको खबर किया जाता है और वो उनका मृत अंग लेते हैं। तो मृत अंग डोनेट करने के मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र। यानी वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार मृत अंगदान के मामले में तमिलनाडु रहा है टॉप पर, यानी यहाँ के लोगों ने सर्वाधिक अंगदान किया है। अंगदान इसलिए किया जाता है, अब तो वो मर ही गया है, तो उसके अंग अगर किसी दूसरे के काम आ जाए तो इसी उद्देश्य से ये अंगदान किए जाते हैं। देखिए, इस मामले में 266 इस साल अभी तक, यानी जो वर्ष बीत रहा 25-26, उसमें 266 लोगों ने अपना अंगदान किया और तमिलनाडु पहले नंबर पर रहा, तेलंगाना दूसरे पर और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा। कुल प्रत्यारोपण के मामले में दिल्ली 4564 के साथ शीर्ष पर है। कुल यानी कहने का अभी तक की बात हो रही है, ऐसा आप ये नहीं कहेंगे कि भाई इस साल विशेष में तो तमिलनाडु रहा है, लेकिन अभी तक के टोटल रिकॉर्ड के अनुसार दिल्ली टॉप पर रहा, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। 25-26 में कुल 20,138 लोगों ने अंग प्रत्यारोपण किया और यह एक रिकॉर्ड, यानी 20,138 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मरने से पूर्व अपने अंगों को डोनेट कर दिया था और उनके अंग को ट्रांसप्लांट किया गया। इसमें सबसे अधिक देखिए, भारत का भी सबसे चर्चित एक क्षेत्र है, किडनी खराब की समस्या बहुत तो देखने को मिलती है। कि जो लोग सब डेथ किए उनमें से ज़्यादातर लोगों ने, यानी इतना जो आया 20,138, उसमें से 62.03% ने किडनी ट्रांसप्लांट किया है, किडनी दिया है। अंग प्रत्यारोपणों के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है, पहला स्थान पर अमेरिका है और चीन दूसरे स्थान पर है। लेकिन जीवित व्यक्ति के द्वारा ही, आप सुनते होंगे कि जीवित कोई व्यक्ति ने अपना एक किडनी डोनेट कर दिया है, इस मामले में भारत विश्व में पहला है। मृत व्यक्तियों की बात की जाए तो अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे पर है, लेकिन जीवित व्यक्ति के द्वारा जो ट्रांसप्लांट किया जाता है तो भारत विश्व में पहले स्थान पर है। और आज का आखिरी सवाल है, किस झील को अरुणाचल प्रदेश के पहले रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, जिससे भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 101 हो गई। रामसर स्थल कहा जाता है वेटलैंड को, नम भूमि को, वह भूमि जिस पर की वर्ष के ज़्यादातर समय तक नमी रहती है, पानी का जमाव रहता है, उसको रामसर स्थल के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हम लोग जानते होंगे, इसकी शुरुआत रामसर सम्मेलन के बाद से हुई, ऐसे जगहों को चिन्हित करने के लिए, इस लिहाज से इसको रामसर साइट्स के नाम से जाना जाता है। और अब जुलाई 2026 के बाद, यानी अगस्त 2026 की शुरुआत में भारत में अब रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 101। अब आपको बताना है कि अरुणाचल का पहला और भारत का 101वां रामसर स्थल कौन है? पापू तुबी झील, ग्लो झील, संगीतसर झील, असेला झील। और सही आंसर है
ग्लो झील। ग्लो झील भारत का 101वां रामसर स्थल बना है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। यह झील अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले के कमलांग टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। मीठे पानी की एक बेहद खूबसूरत और निर्मल उच्च पर्वतीय झील है, जो बारहमासी पहाड़ी धाराओं से पोषित होती है। इसका प्रमुख बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जहां 150 से अधिक वृक्षों की प्रजातियां और 49 प्रकार की ऑर्किड प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके आसपास के जंगलों में, यानी जो कामलांग टाइगर रिजर्व है, उसमें रेड पांडा, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुए जैसे दुर्लभ जीव भी पाए जाते हैं। स्थानीय निसामी जनजाति इस झील को बेहद पवित्र मानती है और इनके प्राकृतिक संरक्षण में बड़ी भूमिका निभाती है। ये देखिए, मिसमी जनजाति के द्वारा ग्लो झील को बड़ा पवित्र झील माना जाता है। इसके चातुर्दिक मतलब वन पाए जाते हैं और इस वन में रेड पांडा, कस्तूरी मृग और हिम तेंदुए जैसे जीव पाए जाते हैं। और जैसा कि ध्यान में रखना है कि यह लोहित जिला में है, कमलांग टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत पूर्वी हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है ग्लो झील, जो भारत का 21वां रामसर स्थल बना है। भारत का 101वां रामसर स्थल बना है और अरुणाचल का पहला बना है। इसके साथ ही डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स का यह एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए इतना।